नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। 24 के चुनाव के लिए समीकरण गढ़ने शुरू हो गए हैं और राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, बदलती रहती हैं और कोई स्थायी दोस्त ना होता राजनीति में, ना स्थायी दुश्मनी। ये चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल कांग्रेस को लेकर के जो भाव था दूसरे राजनीतिक दलों में, विपक्षी राजनीतिक दलों में, वो भाव भी कम होता जा रहा धीरे धीरे। अयोध्या में थे अखिलेश यादव। अयोध्या में अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर के, 24 के चुनाव को लेकर के जो बातें कही, ये सब इसी विचार से, इसी भाव से जुड़ती हैं। कांग्रेस कहीं रीजनल पार्टीज का सहयोग लेगी, कहीं सहयोग देगी, ये कहा है अखिलेश यादव ने। और ये बहुत बड़ी बात है। जो राजनीतिक दल अभी कुछ महीने पहले तक आपस में बात नहीं करना चाहते थे, भारत जोड़ो यात्रा जब उत्तर प्रदेश में आई, उस समय विधिवत बड़े नेताओं को, जो दलों के मुखिया हैं, उन्हें सलमान खुर्शीद यहाँ प्रभारी थे उत्तर प्रदेश में उस समय यात्रा के, फोन करके कहा गया, पत्र भेजे गए। इसके बाद में भी जो इन राजनीतिक दलों के, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि थे, वो भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत में पहुंचे नहीं। लेकिन अब इतना परिवर्तन हो रहा है जब अयोध्या में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस रीजनल जो पार्टीज हैं उनका सहयोग लेगी और कहीं सहयोग देगी। तो ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। और खासतौर से अखिलेश यादव ने जब से पार्टी संभाली है तब से बराबर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि उनके सारे एक्सपेरिमेंट अभी बहुत अच्छे नहीं निकले। सारे एक्सपेरिमेंट उनके फेल हुए। और इसीलिए जब एक्सपेरिमेंट शब्द ही ऐसा है कि जब जो कंटिन्यू रहने के लिए से जुड़ता है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, तो वही एक्सपेरिमेंट एक। और अभी समाजवादी पार्टी जानी जाती थी M22 समीकरण के लिए, मुस्लिम और यादव मिलकर के कहा जाता था कि यही बेस वोट बैंक है। अब अखिलेश यादव ने नया समीकरण बनाने की कोशिश की है, प्रयास किए हैं, जैसे PDA कह रहे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसको मिलाकर के एक बड़ी ताकत बनाई जा सकती है भाजपा से। भाजपा का ये अखिलेश यादव का एक नया प्रयास है PDA बनाने का, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों को जोड़ करके एक नया समीकरण बनाने में। हालांकि अभी पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ 19 में, उसमें मायावती जी को साथ लेकर के यही एक्सपेरिमेंट लगभग किया गया था। दलित और जो बेस वोट बैंक है बसपा का, उसे जोड़ करके समाजवादी पार्टी का जो M22 वोट है, उसे जोड़ करके प्रयास किया गया था कि एक बड़ी ताकत बन जाए। लेकिन घोर निराशा हाथ लगी और एक नया प्रयास पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव जब हुआ, तब कहा गया कि बड़े राजनीतिक दलों से हम गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे राजनीतिक दलों से गठबंधन करेंगे। वो प्रयास भी बहुत सफल नहीं हुआ। इसके बाद में भी अखिलेश यादव जी बराबर कहते रहे कि हम कांग्रेस को छोड़ करके जो दूसरे और पार्टियां हैं, ममता बनर्जी की पार्टी है, KCR की पार्टी है, इनके साथ खिचड़ी पकती रही काफी दिनों तक। और ये रहा कि कांग्रेस को छोड़ करके इन राजनीतिक दलों के साथ ये राजनीतिक दल एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदली, उसमें एक बड़ी संख्या है, 17, 18, 20 राजनीतिक दलों की, जो कांग्रेस के झंडे के नीचे आने को तैयार। और कांग्रेस भी अपना
सख्त रुख अपना अख्तियार नहीं किए हैं। कांग्रेस का रुख भी लचीला है और कांग्रेस भी सबको एडजस्ट करने की बात कर रही है। तो आज हम इसी पीडीए फार्मूले पर विचार करेंगे, जो अखिलेश यादव का नया संदेश है, नया प्रयास है पीडीए का, और पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को जोड़ करके एक नया मोर्चा, नई ताकत बनाने का प्रयास अखिलेश यादव ने शुरू की है। और क्या ये पीडीए फार्मूला 24 के चुनाव में नई परिस्थितियां, नया समीकरण, नया स्वरूप, नई शकल सूरत बना सकेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं और जिस तरह से चुनावी मुद्दे चल रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 महीने से अपनी उपलब्धियों को लेकर के पूरी ताकत लगाई है, पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल की उपलब्धियों पर केंद्रित है। और ये कोई मामूली चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तमाम सी शोध होते रहते हैं, तमाम सी चीजें रहती हैं, कार्यक्रम बनाने वाले लोग होते हैं। किस तरह से लोग जुड़ रहे हैं उस महाअभियान से, और इसीलिए इसलिए अभियान आगे बढ़ रहा है, उसकी समीक्षा हो रही है, उसके आंकड़े आ रहे हैं। उस अभियान के जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित रूप से भाजपा के जो नीति निर्धारक हैं, रणनीतिकार हैं, उनका उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। ये जो नई चीजें हैं, कांग्रेस की नई चीजें हैं, ये जो नई चीजें हैं उनके चलते ये जो स्थितियां बनी हैं, तो जातीय समीकरण की स्थिति है, और जिस तरह से जातीय संगठन बिल्कुल ध्वस्त होते जा रहे हैं, उनसे निपटने के लिए पीडीए फार्मूला कितना कारगर होगा, ये में। और आज जो मेहमान शामिल है हमारी इस बहस में, उनसे परिचय करा दें। आप सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं। श्वेता दुबे जी हैं, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी हैं, और वरुण त्रिपाठी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से राधेश्याम जी हैं। राधेश्याम जी से बाद में ही बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं, विकास पांडे से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की, और ये जानना चाहेंगे कि जो अखिलेश यादव जी बराबर उत्तर प्रदेश की धरती पर बराबर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और यहाँ जिस तरह से फेल हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक्सपेरिमेंट भी कहें, और मैं याद आ रहा है कांग्रेस का भी एक्सपेरिमेंट, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 60% टिकट देने की बात कही, टिकटें दी उन्होंने अपनी जिद पर, तमाम से नारे लगाए महिलाओं को लेकर के, महिलाओं करके। लेकिन जिस तरह से प्रियंका गांधी का वो गांव वाला फार्मूला था, वो भी फेल हुआ पूरी तरह से। तो खास तौर से जनता जो देख रही है, और खास तौर से जो हमने बताया कि जिस तरह से लाभार्थियों की निरंतर संपर्क और तमाम सी योजनाएं, उनकी समीक्षा, उन पर फोकस, ये सारी चीजें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा रहे हैं, उससे देखते हुए ये जो नए समीकरण हैं, जातीय गठबंधन है, ये कारगर कितने हो पाए हैं और कितने हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। विकास। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक अखिलेश यादव जी के नए समीकरण की बात है, नए फार्मूले की बात है, उनका अपना नजरिया है देखने का। मैं पहले ही कहता हूं कि ये 2024 की लड़ाई जातिवादी वर्सेस राष्ट्रवादी होने जा रही है। ये जो 2024 की लड़ाई है, एक तरफ जातिवादी लोग हैं, कभी आएंगे मुस्लिम की बात करेंगे, कभी बैकवर्ड की बात करेंगे, कभी दलित की बात करेंगे, कभी अति पिछड़े की बात करेंगे, कभी बात करिए तो इस देश की बात करिए, इस देश की एकता की बात करिए। कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये करने का मात्रा नहीं रखता है कि वो इस राष्ट्र को एक धागे में पिरो करके चले, सारी जातियों को एक धागे में पिरो करके चले। ये सबसे बड़ा विषय है आने वाले दौर में। मुझे लगता है कि यही वो बड़ी वजह है कि 2009 के चुनाव को अगर आप छोड़ दीजिए,
तो उसके बाद 2012 का विधानसभा एक अपवाद है, क्योंकि वो माननीय अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय पिता हम सबके आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने लड़ा था। उसके बाद लगभग आधा दर्जन चुनाव श्रीमान अखिलेश यादव जी लड़ चुके हैं, और दुर्भाग्य देखिए कि इन आधा दर्जन चुनावों में अखिलेश यादव जी को जनता ने आईना दिखाने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ, आप दुनिया भर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन जनता को जनता के नजरिए से ना देख करके केवल एक वोट बैंक के नजरिए से देख रहे हैं। अरे भाई, ये जनता है, ये राष्ट्र की जनता है, और राष्ट्र एक समग्र प्रक्रिया है। मैं इस पर एक बहुत गंभीर टिप्पणी देना चाहूंगा। उनके नजर में पीडीए के अर्थ क्या होंगे सो होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पीडीए को बहुत अच्छे से जानती है, और उनके पीडीए का अर्थ है परिवारवाद, दंगावाद, अराजकतावाद। ये है समाजवादी पार्टी का पीडीए, जो जनता बहुत अच्छे से जानती है। एजेंडा है समाजवादी पार्टी का, और इस एजेंडे के खिलाफ एक कारण है कि हमने हमेशा से पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, उनकी खानी पड़ी जनता की ताकत है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जहाँ तक 2024 के चुनाव वरुण जी का ये फोन डिस्टर्ब कर रहा है, निकाल लीजिए आप, निकाल के अलग करते हैं। हाँ ठीक है। अखिलेश जी का जो बयान आया वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसी परिप्रेक्ष्य में आया, और इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का एक अहम योगदान है। प्रधानमंत्री यहीं से 14 हो 19 हो यहाँ से तय हुआ था, लेकिन समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती हैं राजनीति में। बिल्कुल सही कहा आपने, ना ही कोई दोस्त है ना ही कोई दुश्मन। आज भाजपा के साथ जो लोग हैं वो कभी दूसरे दलों के भी साथ रहे, इनके साथ रहे, फिर इन्हें छोड़ के गए। तो राजनीति में समय समय पर परिस्थितियां बदलती, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2014 में भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने बड़े पैमाने पर जो सीटें दी थी 2019 में, उसके बाद ग्राफ डाउन हुआ, तो ये ना 2014 है ना 2019 है। और जिस तरीके से पिछड़ा हो, दलित हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, जिस तरीके से शोषण होता चला आया, वो एक गंभीर विषय है। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कितना बड़ा कांड हुआ। दूसरी चीज, इनके मंत्री ने किस तरीके से महिला पत्रकार के साथ अभद्रता की। तो ये तमाम मुद्दे हैं, प्रदेश से लेकर देश तक जनता देख रही है। और ये तो आप मान लीजिए कि 2024 में इनकी वापसी नहीं होगी, उसी का भय और डर सता रहा है। देखिए, पूर्व में भी गठबंधन हुए, पूर्व में भी भाजपा ने साथ गठबंधन किए, लेकिन सरकारें नहीं बनी, लेकिन 2014 में सत्ता में आए। तो नए प्रयोग राजनीति में होते रहे, पूर्व में भी होते रहे, वर्तमान में भी प्रक्रिया चल रही है। और ये देखिए, विपक्षी दल जो एक साथ आए हैं वो कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है अखिलेश जी का। और ये 2024 में जो एक मजबूत लड़ाई होने जा रही है, ये कहीं ना कहीं 2024 की दशा और दिशा तय करेगी। जिस तरीके से 14 के बाद 19 में मौका दोबारा मिला भाजपा सरकार को, लेकिन आम जनता के ऊपर कतई भी कोई कहना चाहिए कोई राहत का कार्य नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जनता त्राहिमाम कर रही है। 2024 में भाजपा का चुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाई साहब, ये कह रहे हैं कि हम पीडीए गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन में तो कुछ दलों की आवश्यकता होती है ना, अकेले तो गठबंधन होता नहीं है। और कांग्रेस ने तो कहीं सहयोग नहीं दिखाया, ना हरी झंडी दिखाई है कि हम सपा के संग गठबंधन करने जा रहे हैं। बल्कि उन्होंने, सपा ने तो कहा कि उनको अपनी जो जमींदारी वाली, राजाओं वाली नीति है आपकी कांग्रेस की, उसको बदलना पड़ेगा। दोनों में अभी खुद ही वर्चस्व की लड़ाई है अंदर ही अंदर, की कांग्रेस सपा को सहयोग करेगी कि सपा कांग्रेस को सहयोग करेगी। ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब मायावती जी ने कहा कि इनका तो अलायंस का मीनिंग ही है परिवार, दल और अलायंस।
इनका मीनिंग है इसका। इसी स्वार्थ में ये पार्टी सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोग इनसे सावधान रहें। और ये जो है ये केवल इनकी तुकबंदी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मायावती जी ने कहा, राजभर जी ने कह दिया कि इनका पीडीए जो है वो केवल एक परिवार से गठबंधन माना जाना चाहिए। और अखिलेश जी हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं, उद्धव जी से मिलते रहते हैं, इनसे मिलते रहते हैं, ये उनका है। तो जब कोई दल साथ में ही नहीं है तो गठबंधन किसके साथ हो रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। और पिछली चुनाव में भी जैसा कि आप सबको विदित है कि इन्होंने तमाम छोटे छोटे दलों को मिला के गुलदस्ता बनाया था, जो चुनाव से पहले ही लड़ लड़ के सब अलग हो गए थे उसी तरह। और संजय निषाद से इन्होंने गाड़ी भी छीन ली थी, इनका अलायंस भी टूट गया था। तो मतलब ये सब केवल अवसरवादिता की राजनीति है सपा की। सपा का अपना कोई भी एक निश्चित जिसे कहना चाहिए राजनीति का आगे कोई लक्ष्य नहीं है कि उनको जनता की सेवा में क्या करना है, या हमसे वो सब मिलकर भाजपा को क्रिटिसाइज करते हैं तो कम से कम एक विजन देना कि हम ये करेंगे अगर हम पावर में आएंगे, अगर हम सत्ता में आएंगे। कोई विजन नहीं है, ना कांग्रेस के पास है ना सपा के पास है। हर एक, और ये जो जितने भी विपक्षी दल है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में जो एकत्र हो रहे हैं, इनका उद्देश्य राष्ट्र समाज और लोगों का कल्याण करना नहीं है। जो हमारी सरकार के द्वारा इनके गलत कार्यों का और पिछले कार्यों पर जो शिकंजा कसा जा रहा है उससे बचने के लिए ये एक साथ होने आ रहे हैं। इनका राजनीतिक स्वार्थ है, ना इनके आदर्श एक दूसरे से मिलते हैं, ना इनका कोई विजन है देश सेवा का। ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते एक साथ आने की कोशिश में है, और उस कोशिश में भी अभी बहुत लंबा सफर है तरह, क्योंकि जितने भी लोग हैं गठबंधन में सबकी नजर में केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। तो हर कोई एन के प्रकार प्रधानमंत्री ही बनना चाहता है। तो ये कुछ भी नहीं है, अलायंस पीडीए और वीडीए कुछ भी नहीं है। इसको हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने बताया है। इनका पीडीए का मतलब है परिवारवाद, डी का मतलब है दंगाइयों का संघ, दंगाइयों की पार्टी, और ए का मतलब है अपराध करने वालों का संरक्षण। ये उनका अतीत है, वर्तमान है और भविष्य है। असली फंडा यही है पीडीए का। लेकिन अब चुनाव है, कभी एम वाई फैक्टर जो उनका मुस्लिम यादव फैक्टर था, अब वो एम वाई फैक्टर मोदी योगी फैक्टर बन गया है। और 2024 में यही फैक्टर काम करने वाला है, ना पीडीए काम करने वाला है और ना इनका पुराना एम वाई फैक्टर काम करने वाला है। और एम वाई फैक्टर फेल हुआ है, इसीलिए ये पीडीए पर आए हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक सबके हितैषी बनकर अपने आप को समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि ये हितैषी किसी भी वर्ग के नहीं है। ये केवल कुर्सी के लाभार्थी है, इनको केवल कुर्सी चाहिए, इनके प्रकार सत्ता प्राप्त करनी है। और हमारी सरकार, जब सरकार खुद लोगों तक जाती है, हम इस समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचे हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा, तो जातीय भेदभाव खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है, भाई भतीजावाद खत्म हो जाता है, तुष्टीकरण खत्म हो जाता है। तो जब ये सब खत्म हो जाता है तो जनता स्वयं हमको चुनेगी। और इसी से ये परेशान होकर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो सब एक होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस एक होने में भी इतने मतभेद है कि मुझे नहीं लगता है कि ये पीडीए चुनाव तक ही चल पाएगा। चुनाव के बाद और चुनाव तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। केवल एम वाई फैक्टर काम करेगा, मोदी योगी फैक्टर। और 2024 में पुनः भारी बहुमत से हम अपनी सरकार बनाएंगे। विवेक जी। जी देखिए, अखिलेश जी का जो पीडीए वाला ये फार्मूला दिया है, ये कोई ऐसा नया फार्मूला नहीं है। इसके पहले भी मुलायम सिंह जी ने इसको मायावती के साथ आके ये किया था, दोबारा फिर वो गैप रही, फिर उसके बाद दोबारा आया ये। तो ये कोई इसे नया इसमें अब ये है कि फिर इसको तिवारा ये बात कर रहे हैं, तो इसका कितना असर हो पाएगा। मुलायम सिंह जी के जमाने में थोड़ा बहुत दिखा था, उसके बाद दोबारा हुआ,
जब ये मायावती जी के साथ इनका अलायंस, तो उसमें भी यही जो इनका पीडीए वाला था वही उसमें था, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पाया। तो अब फिर से बात कर रहे हैं, किस समीकरण में कर रहे हैं, तो ये वो अच्छा जानते होंगे ये। और दूसरा, अभी तमाम हमारे भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो बात कही कि गठबंधन को लेके, विजन को लेके, राष्ट्रवादी को लेके, तो बड़े अच्छे अच्छे भाषण सुनने में आए, लेकिन ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये गठबंधन की बात दूसरा अगर करे तो वो खराब हो गया, हम करते हैं तो अच्छा हो गया। अभी अजीत पवार की बात देख लीजिए, कल तक ईडी की उस पर चल रहा था, आज वो उनके चहेते हो गए और मंत्री पद शपथ लेने जा रहे हैं। आज दिल्ली भी गए, अमित शाह जी से भेंट करी है, और अमित शाह जी ट्वीट भी करते हैं कि ईडी अपना काम करेगी और भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसेगी, और एक तरफ अजीत पवार हैं। तो ये देखिए, इनका आज ही का बिल्कुल हाल की चीज आज की इनकी है। तो ये क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये बिल्कुल साफ साफ इसी बात से आपको समझ में आ गया होगा। और बात कही कि बड़ा हास्यास्पद बात है कि कहते हैं हम जातिवादी, बाकी सब, हम राष्ट्रवादी, बाकी सब जातिवादी। जबकि आप देखिए कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर है तो वो भाजपा है। मतलब कि इसे कहते हैं कि माइक्रो जातिवादी, वो पार्टी भाजपा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उप मुख्यमंत्री जो इनके हैं वर्तमान में, वो चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन ये बात करते हैं कि हम उनको वोट बैंक नहीं समझते हैं, हम तो उनको इंसान समझते हैं, और उन्हीं को दोबारा बना देते हैं इनके पास। क्यों? कि वो बैकवर्ड से आते थे, इसलिए उनको डिप्टी सीएम की कुर्सी दी गई। सबसे बड़ी तो जातिवादी इनके होने का प्रमाण ये है। पसमानदा की बात करते हैं, कभी ओबीसी में, और माइक्रो ओबीसी की बात करते हैं। ये सारी चीजें भाजपा की ही सब देन है, देश को जब जातिवाद की है। अब आप करते हैं विजन की बात। विजन की देखिए, पहले गठबंधन जिस समय किया है 2014 में, तो वो गठबंधन अच्छा था जो भाजपा ने किया था सत्ता में आने के लिए, और बाद में सब धीरे धीरे इनसे दल दूर हो गए, वो अलग बात है। लेकिन आज अगर विपक्ष गठबंधन कर रहा है और आने वाली 17 तारीख को 17 की जगह अब 24 दल उनके साथ होने जा रहे हैं, जिसके अगर सारे आप मिला के जोड़ लीजिए सांसद तो 150 के ऊपर पहुंचते हैं। तो आज ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो जैसे अजीत पवार वाली बात आप कहते हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे, ईडी की बात थी, आज वो मंत्री बनने, वही हाल इनका ये है कि आज जब विपक्ष में गठबंधन की बात हो रही है तो वो घोटाले की गारंटी हो गया, और जब ये करते हैं तो वो सत्ता की गारंटी होता है। तो ये इनका एक चरित्र है इनका ये। और दूसरी बात करते हैं कि ये जनता की बात करते हैं, किस मुझ जनता की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, और हम उनके वोट के नहीं, हम उनकी जनता करते हैं। आज देखिए 400 रुपए किलो धनिया बिक रही है, और सब्जी मंडी आप जाइए, वो कहता है कोई जमाने में आप सब्जी लेते थे तो मिर्चा और धनिया इसे फ्री में मिल जाती थी। आज सब्जी वाला आपसे कहेगा 10 रुपए से नीचे आपको मिर्चा धनिया नहीं मिलेगा। ये इनके हाल हैं, ये इनके राज में, और उस पर एक शब्द ये नहीं कहते हैं ये, और जनता की बात करते हैं ये। देखिए 24 का चुनाव रणभेरी संग्राम तय है, और सब दल अपनी अपनी सेनाएं सजा रहे हैं, अपने अपने शंख बजा रहे हैं, अपनी अपनी सेनाओं को अलर्ट कर रहे हैं, सेनापति तैयार हो रहे हैं। नारेबाजी हमेशा भारत की राजनीति में हुई है, हर चुनाव में हुई है। 2014 का वो दृश्य आप याद करिए, बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार फलानी सरकार, बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार फलानी सरकार, बहुत हुआ ऐसा काम, अब की बार फलाना। हर विषय पे एक नारा, एक कोटेशन हर दीवार पे चिपका हुआ मिल जाता था। रही जातिवाद होने की बात, 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग को सिर्फ साधने के लिए बाबूजी कल्याण सिंह जी की पार्टी का विलय कराया गया। केशव प्रसाद मौर्य जी जो पहली बार विधायक, पहली बार सांसद बने थे, तमाम वरिष्ठ नेताओं को पीछे करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया, एक हेलीकॉप्टर दे दिया गया, एक स्वामी प्रसाद जी को दे दिया गया था।
राजवर्ग की पार्टी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, ये सब पिछड़े वर्ग को साधने के लिए ही तो किया गया था। और केशव प्रसाद मौर्य जी ने हमारे जिले में हमारे खुद के समाज की बैठक की और ये वायदा करके गए थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो प्रत्येक जिले में एक रोड कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से होगा और उनकी प्रतिमा लगेगी हर जिले में। ये पिछले वोट बैंक को साधने के वायदे नहीं थे क्या? जातीय जनगणना का वायदा क्या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में नहीं था? और इस तरह की बातें आप लोग करते हैं कि जातिवादी हैं, परिवारवादी हैं, पता नहीं कौन सा वो फुल फॉर्म बताया। केशव प्रसाद मौर्य जी इनको मिले फुल फॉर्म का एक्सप्लेन करवाने के लिए। बताइए कितना अच्छा आदमी ये ढूंढ के लाए। जिस व्यक्ति ने ये बताया है कि परिवारवाद, दंगावाद और अराजकतावाद अपराध को संरक्षण देने का मतलब है पीडीए, उस आदमी के ऊपर दंगा का भी आरोप है, 302 का भी आरोप है, 307 का भी आरोप है, और सबसे बड़ा आरोप पता कौन सा है? लोग गांव देहात में कह देते हैं यार तुम तो बड़े चासवीस हो। धारा 420 का एक आरोप है जिसमें वो इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत पे हैं, और आरोप ये है कि दुर्गा पूजा के फर्जी पैड छपाकर उन्होंने चंदा वसूला था पूरे क्षेत्र में, और उसका आरोप है जिसमें वो जमानत पे हैं। ये मैं झूठ नहीं कह रहा, तथ्यपरक बात है ये। उसके बाद इन्होंने कहा, परिभाषा बड़ी जल्दी इन्होंने दे दी, फुल फॉर्म बता दिया। मैं बताऊं एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? एनडीए का जो वास्तविक फुल फॉर्म है वो नफरत फैलाना, दंगा करवाना और अराजकता करवाना। नफरत आपकी पूरी आईटी सेल, पूरी टीम फैलाती है। दंगा कराने का आरोप आपकी पूरी टॉप लीडरशिप में, एक भी ऐसा स्वच्छ छवि का लीडर लेके आइए जिसके ऊपर दंगा भड़काने का आरोप ना हो, लोगों के ऊपर दंगे भड़काने के मुकदमे ना हो, जेल ना गए हो दंगा भड़काने में। और अराजकता भाजपाइयों से ज्यादा कोई फैला सकता है? एमएलसी के चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव, सहकारी संघ के चुनाव, सब में दिखी अराजकता सरेआम, किस तरह से महिलाओं की साड़ियां खींची गई, लोगों के जूते मारे गए, कुर्ते फाड़े गए। उसके बाद क्या बताया? कोई विजन नहीं है इनका। आपका बड़ा विजन है, आपका यही विजन है ना कि पकौड़े तलो, नाले से गैस निकाल के चाय बनाओ। अगर आपको गरीब आदमी ट्रेन में सफर कर रहा है तो उसकी सुविधाएं अच्छी ना करके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डेवलप कर दी। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, वंदे भारत पे बैठ के चले जाओ। भारतीय व्यवस्था नहीं सुधारी, एक प्राइवेट सेक्टर डेवलप करते जा रहे। क्या कहा? शिकंजे से बचने के लिए सब इकट्ठे हो रहे हैं। भैया 9 साल में कौन सा शिकंजा लगा पाए? जब कुछ है ही नहीं तो करोगे क्या? 9 साल में तो कुछ कर नहीं पाए। अब वही बात मोदी जी ने उस दिन कहा था, एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। 9 साल में तो आप एक को नहीं पकड़ पाए। इतने सारे ये जो घूम रहे हैं सब भ्रष्ट है, सब लुटेरे हैं, उसके बावजूद 9 साल से आजाद घूम रहे हैं, राजनीतिक मूवमेंट चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। समझ में ये नहीं आता कि इन लोगों ने पीडीए का अर्थ गलत क्यों निकाला। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा शोषित वंचित इस देश में रहे हैं हमेशा, और भारतीय जनता पार्टी से ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास। याद करें अतीत का वो आंदोलन, जब बीपी सिंह जी ने आरक्षण दिया था तो मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा इन लोगों ने निकाली थी, और बेशर्मी का चेहरा छुपाने के लिए बताते हैं सबका साथ सबका विकास। पीडीए का ये एक फुल फॉर्म है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, लेकिन दूसरा एक फुल फॉर्म है पब्लिक डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये जनता के विकास के लिए बन रही एक संगठन है, एक यूनियन है जो जनता के कल्याण के लिए विजन बनाएगी। सरकार पीडीए की ही आएगी और भारतीय जनता पार्टी। एक बात और की बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, 2012 के बाद अखिलेश जी फेल हुए, सभी फेल हुए देश में, और उसका कारण जानते हो आप क्या है? उसका कारण है कि 2012 के बाद ही देश में सोशल मीडिया आया। सोशल मीडिया पे बड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बैठे हैं। गांव देहात में बैठा हुआ आदमी व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को ही खबर मान लेता है, कट पेस्ट करके डाल दिया। नेहरू जी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो देश में ये समस्याएं नहीं होती। सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, पता नहीं क्या क्या। पूरे दिन व्हाट्सएप ग्रुप आप देखने लगता है सारे प्रोफेसर यही आ गए, विश्वविद्यालय तो खाली हो गए। सोशल मीडिया की देन है तो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोगों के हाथ में सरकार चली गई जिन लोगों के पास न विजन है, न कोई मुद्दा है, न राजनीति का कोई सलीका नहीं, भाषा की कोई मर्यादा नहीं जिन लोगों के पास, उन लोगों के हाथ में सत्ता आ गई और ये देश 10 सालों में 100 साल पीछे चला गया। ठीक है, जय हो।
बड़ी 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 ओजस्वी बातें की। ऐसा लग रहा था कि आज दिव्यमान विराजमान हुए हैं हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर। बड़ा हैरत होती है कि जब समाजवादी पार्टी के लोगों का ये कल्चर है, असल में दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये पूरी की पूरी जो डिबेट हो रही है वो 2024 के आने वाले चुनाव पर हो रही है। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऐसे डिबेट कर रहे थे जैसे म्युनिसिपल इलेक्शन की डिबेट हो रही। अरे भाई, मुझे केवल एक छोटा सा सवाल एक एंकर ने पूछा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कि आप बताइए कि इस देश आपके विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, कौन होगा? क्योंकि आपने बताया था, एक मिनट नहीं, आप बताइए, आपने बताया था, आपने 2017 बताया था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्यों आपने सभी जातियों को छला? वैसे सिंह बघेल और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सब प्रसाद मौर्य, ये सब हेलीकॉप्टर लिए घूम रहे थे। आप बताइए, आपने बताया था क्या 2017 में कि मुख्यमंत्री कौन होगा? आप बताइए। अरे भाई, प्रधानमंत्री की बात हो रही, जब मुख्यमंत्री का चुनाव आएगा तो अरे भाई, बात प्रधानमंत्री की हो रही है। आप वो चुनाव नहीं था, मुख्यमंत्री पद संवैधानिक नहीं है, मुख्यमंत्री जनता नहीं चुनती, मुख्यमंत्री का कुछ होता नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप कुछ नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब क्या है? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो कुछ होता है ना। आपकी नजर में मुख्यमंत्री कुछ नहीं होता। लोकसभा 2024 की हो रही है और विधानसभा में अटक गए। अरे भाई, यही तो परेशानी है आप लोगों की। शुरू होते हैं आप तो 1857 से शुरू हुआ करते हैं। आप बताइए, में कमंडल यात्रा निकाली कि नहीं निकाली थी? किसी सरकार से समर्थन वापस लिया था कि नहीं लिया था? बैकवर्ड आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने बीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराई थी कि नहीं गिराई थी? बताइए आप लोग, इसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? आप कह रहे भ्रष्टाचारी। अरे सेना के साबुत घोटालों में आपकी पार्टी शामिल रही है। बंगारी लक्ष्मण में क्या किया था आप बताइए? भ्रष्टाचार सेना शहीद सैनिकों का जिसमें सब रखा जाता है। समाजवादी पार्टी गायत्री प्रजापति ने क्या किया था? आयुर्वेद घोटाला कब हुआ था उसका बताइए आप बताइए। बहुत अच्छी भाषा बोलते हैं, लड़के लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। किसने बोला था? राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवा? इतिहास पलटेंगे तो समाजवादी पार्टी का काला इतिहास सामने आएगा। इसलिए बेहतर है जो आगे की बात हो रही है उस पे बात करें। प्रधानमंत्री की बात हो रही है, कर रहे हैं बात मुख्यमंत्री की। अजब ही हाल है। आप ठीक से याद करिए, आपको याद आएगा मैं बेटी पढ़ाओ नहीं कहा था। आप ठीक से याद करिए, आपको याद आएगा। बेटी बचाओ, उन्होंने जानबूझ के नहीं कहा था, स्लिप ऑफ टंग था। अब आपको कौन समझाए? आपको नहीं समझाएगा। 800 करोड़ के देश में 600 करोड़ मतदाता पैदा कर देते हैं आपके नेता। आप उनके नहीं लेंगे। 500 करोड़ देश में 600 करोड़ मतदाता। ये डिबेट है श्रीमान जी, रहम करिए। समाजवादी कल्चर मत दिखाइए, समाजवादी कल्चर मत दिखाइए। ये डिबेट समाजवादी कल्चर से खराब मत करिए, ये खराब मत करिए समाजवादी पार्टी के कल्चर से जाती है। और इसी तरह से जनता को बहलाया है पिछले 8 सालों से 10 सालों से। तो तरीकों से आप लोग बात करते हो। आपसे बात करो कश्मीर की, आप चले जाते कन्याकुमारी। आप मुद्दे पे आते ही नहीं। आप बताइए, मंडल के विरोध में कमंडल यात्रा निकाली थी कि नहीं निकाली थी? आप बताओ हाँ या ना। करिए ऐसा तर्क की बात, मुद्दे पे बात कर लीजिए। आप हाँ ना कर ही नहीं सकते हो। कमंडल यात्रा निकाली थी। जब आरक्षण पे डिबेट एक रख लीजिए, अपना आग्रह है एडिटर महोदय, एक बार आरक्षण पे डिबेट रख लीजिए। मैं समाजवादी पार्टी के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। अभी रखा जाए, क्यों नहीं रखा जाए? भागने के लिए बिल्कुल बताइए। मुद्दे से भागने के लिए डरपोक लोग होते हैं जो मुद्दे से भागना नहीं है। आरक्षण को बचाने के लिए ही पीडीए बन रहा है। आरक्षण और संविधान की रक्षा के लिए ही पीडीए बन रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण को बिल्कुल मूर्त कर दिया है। आज ही का बयान है परिवार डेवलपमेंट एसोसिएशन। कल कोर्ट का एक बयान आया है। जिसमें ये आरोप लगा है कि विवेक जी बोल रहे हैं, एक मिनट सुन लो फिर आगे बढ़ो। हाँ देखिए, जिस तरह भाजपा को जिस तरह धर्म पे अपना वो एकाधिकार समझते हैं कि हमारा पेटेंट है, भगवान राम का कोई नाम नहीं ले सकता है, कोई मंदिर गया है तो चुनाव पीछे गया है, उसी तरीके से भाजपा एक धर्म के एकाधिकार के संग वो जातिवाद पे भी अपना एकाधिकार समझती है।
आज सबसे ज्यादा जो पीडीए की परिभाषा जिनके नेताओं ने करी है, क्योंकि ये तिलमिला रहे हैं, जैसे किसी के पांव पे पांव धर दे कोई अगर तो चोट लगती है, उसी तरीके से भाजपा को लग रहा है कि हमारा तो एकाधिकार इसके ऊपर है, जातिवादी में तो मास्टर हैं, हम तो माइक्रो कास्ट निकालते हैं। आज ये पीडीए वाला काम कैसे आ गया? और वो भी पीडीए की आवाज वहां से उठी जबकि जहां पे 24 दल एक साथ होके 17 तारीख को मिलने जा रहे हैं। ये असली वजह भाजपा की तिलमिलाहट की है, इसलिए वो इसको तरह तरह की परिभाषाओं से कर रहे हैं। और ये पीडीए जो अखिलेश जी ने दिया है, विपक्षी गठबंधन होगा, 24 दल अभी जुड़ रहे हैं और बढ़ेंगे इसमें, और इसका आपको 24 में असर बिल्कुल तय दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल यही तिलमिलाहट भाजपा की है, और यही इनके तरह तरह के जो ये परिभाषाएं दे रहे हैं वो सिर्फ इनकी जातिवादी मानसिकता पे इनका एकाधिकार जो समझते हैं, तो वो बस इनकी वजह है और कोई वजह नहीं है। जान रहे हैं कि हमारी 2024 में हार सुनिश्चित है। हम कितने भी जुमलेबाजी कर लें, कितना लाभार्थी सम्मेलन कर लें, कितनी मिस कॉलें करवा लें, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला, जनता सब समझ चुकी है। बिल्कुल 9 सालों में। ठीक। हैदर ने भी कॉल करी है लग रहा है। आप 2 सीट दुनिया से की सबसे बड़ी पार्टी, मैं बता रही हूँ आपको, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाले लोग गली गली जाके मिस्ड कॉल मरवा रहे हैं। इससे ज्यादा और क्या प्रमाणित करेंगे? मिस्ड कॉल से जोड़ रहे हैं। हाँ, मिस्ड कॉल से जोड़ रहे हैं लोगों को। जनता मिस्ड कॉल से नहीं जुड़ती, जनता मिस्ड कॉल से नहीं जुड़ती है, जनता मुद्दों से जुड़ती है, जनता मिस्ड कॉल से नहीं जुड़ती। जनता महंगाई से जुड़ेगी, बाहर कर दिया है। जनता महंगाई से भी रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने वाली है। आप तैयार हो जाइए। चिल्लाने से सच झूठ जो है सच नहीं हो जाएगा। सुनने की भी आदत डालिए भैया, लगातार बोलिए मत। और अच्छे बनी थी, समाजवादी पार्टी का जिस दिन गठन हुआ था उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि ये 300 की पार्टी है। इटावा मैनपुरी कन्नौज, ये भाजपा का स्टेटमेंट था जब सपा का गठन हुआ था तब, कि ये 3 जिलों की पार्टी। और उसके प्रधानमंत्री की सभाओं में कुर्सियां खाली रहती हैं, इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाजपा की विदाई तय है कि प्रधानमंत्री की सभा में एक भारी संख्या में कुर्सियां खाली हुई, जिसमें 2 सांसद निशाने पे लिए गए। उसमें एक हमारे परिचित भी है सांसद, हमारे क्षेत्र के हैं, वो भी उस पर लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री की सभा में जब कुर्सियां भारी संख्या में खाली रह जाती हैं, तमाम प्रायोजित होने के बाद में भी, सत्ता में होने के बाद में भी, ये बिल्कुल साफ संकेत है कि जनता भाजपा के कुशासन से ऊब चुकी है। इनकी जुमलेबाजी से, इनकी बातों से जनता अब विश्वास नहीं करने वाली है। ये प्रधानमंत्री की सभा की खाली कुर्सियां बता रहा है। ये कुर्सी की गिनती होगी, ये बताइए, वोट गिने जाएंगे या कुर्सियां गिनी जाएंगी, ये बताएं आप। और प्रधानमंत्री की सभा में जब लोग सुनने नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री को कुर्सियां खाली रहती हैं, तमाम प्रायोजित भीड़ करने के बाद भीड़ नहीं हो रही है, तो ये क्या संकेत है? ये संकेत है कि प्रधानमंत्री की लोग आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की सूरत से और उनकी बातों से जनता उब चुकी है, उनकी जुमलेबाजी की असलियत जान चुकी है, इसलिए कुर्सियां खाली रहती हैं। मोदी बस आप 24 का 48 लोगों का भी अलायंस कर लीजिए। आपकी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 सांसदों को इस पे निशाने पे लिया कि प्रधानमंत्री की सभा में कुर्सियां खाली क्यों हैं। इतना सब संसाधन लगाने के बाद में आपकी पार्टी ने इसने लिया है, आपकी पार्टी ने नोटिस लिया इसको है, कांग्रेस ने नोटिस नहीं लिया है। ये 2024 के चुनाव के लिए पीडीए का एक नया प्रयास समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। ये नया प्रयोग कितना सफल होगा, कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की इस बहस में इतना ही। आज की बहस में भाग लेने के लिए विकास का, वरुण का, विवेक जी का, राधेश्याम का, श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई बहस में, नए विषय पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।